नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की छुई बात समेटे हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा खबर। अंकिता भंडारी की हत्या के कुल 985 दिन बाद आखिरकार अदालत ने बीती 30 मई को अपना फैसला सुना दिया। 19 वर्षीय अंकिता की निर्मम हत्या का दोषी पाते हुए अदालत ने पूर्व भाजपा नेता के बेटे पुलकित आर्य और उसके दोनों साथियों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हालांकि अंकिता के परिजनों सहित कई लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जाए, लेकिन कानून के ज्ञाता मानते हैं कि इस मामले में उपलब्ध तथ्यों और गवाहों को देखते हुए जो कठोर से कठोर सजा संभव थी वो अदालत ने सुनाई है। ये मामला पूरी तरह से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और लास्ट सीन थ्योरी पर आधारित था, जिसमें अक्सर दोषियों के बच निकलने की ज्यादा संभावनाएं होती हैं। लेकिन इसके बावजूद इस मामले में दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई, तो इसके लिए अभियोजन पक्ष के वकील अवनीश नेगी, राजीव डोभाल और अमृतांशु बर्थवाल को विशेष साधुवाद कि उन्होंने बेहद मजबूती से अभियोजन का पक्ष अदालत के सामने रखा। विशेष साधुवाद उत्तराखंड क्रांति दल के नेता आशुतोष नेगी का भी, जिन्होंने सबसे पहले अंकिता की आवाज उठाई और उसकी लड़ाई को इतना मजबूत बनाया कि पूरा प्रदेश अंकिता को न्याय दिलाने के लिए लामबंद हो गया। उन तमाम संगठनों का भी साधुवाद जो अंकिता के परिजनों के साथ पूरा समय डटे रहे और जिन्होंने जबरदस्त जन दबाव बनाने में अहम भूमिका निभाई। इस जन दबाव की भी अहम भूमिका है कि इस मामले में दोषियों को कभी जमानत नहीं मिली और आखिरकार कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वरना आंकड़े ही बताते हैं कि हमारे देश में औसतन 86 बलात्कार और 82 हत्याएं हर रोज होती हैं। इस जन दबाव की सराहना करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और आने वाले समय में संभवतः पहले से भी ज्यादा भारी जन दबाव की जरूरत महसूस होगी। हमारी सामूहिक लोक स्मृति इतनी कमजोर होती है कि अक्सर समय बीतने के साथ ऐसे मामले बिसरा दिए जाते हैं और यही कारण है कि निचली अदालत से आजीवन कारावास की सजा पाने के बाद भी दोषी वैसे ही मुस्कुराते हुए निकलते हैं जैसे अंकिता की हत्या के दोषी निकल रहे थे, मानो इस बात से पूरी तरह आश्वस्त हों कि कुछ समय बाद ऊपरी अदालतों से उन्हें बरी होना ही है। इसलिए जरूरी है कि हम न सिर्फ अपनी सामूहिक स्मृतियों को सचेत और जीवित रखें, बल्कि इस सवाल को भी ठीक से टटोलें कि क्या वाकई अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय पूरा हुआ, या वो कुचक्र आज भी वैसा ही है जिसमें अंकिता को धकेला जा रहा था, जिसमें उसे अपना सौदा करने को विवश कर किया जा रहा था और जिसमें जाने से इनकार करने पर उसकी हत्या तक कर दी गई। अंकिता के दोषी अभी ऊपरी अदालतों में अपील करेंगे, कानून की तकनीकियों पर बहस की जाएगी और इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता कि ऊपरी अदालत में अंकिता भंडारी केस में वैसा ही कुछ हो जाए जैसा किरण नेगी के केस में हुआ था। किरण के मामले में तो निचली अदालत और दिल्ली हाई कोर्ट दोनों ने आरोपितों को फांसी की सजा सुनाई थी और ये तक कहा था कि ऐसे आरोपितों का समाज में रहना बेहद खतरनाक है और इनकी सजा सिर्फ और सिर्फ फांसी ही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि किरण की हत्या का दोष आरोपितों पर संदेह से परे यानी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट स्थापित नहीं हो रहा, लिहाजा सभी आरोपितों को बरी कर दिया गया। अंकिता के मामले में तो एक अहम पहलू ये भी है कि जिस उद्देश्य यानी मोटिव से उसकी हत्या कर दी गई, उस मोटिव के पीछे आखिर कौन सा तंत्र था और वो कौन वीआईपी था जिसके चलते अंकिता को मजबूर किया जा रहा था, इस पहलू पर कोई आधिकारिक जांच ही नहीं हुई। बात सिर्फ एक अकेले वीआईपी की भी नहीं है और कानून के जानकार ठीक ही ये मानते हैं कि इस मामले में अगर उस वीआईपी का नाम सामने आ भी जाता तो भी इस केस की मेरिट पर कोई खास असर नहीं होता और दोषियों को तब भी वही सजा मिलती जो अभी मिली है। लेकिन सवाल यह है कि वीआईपी का नाम सामने न आने से वो पूरा तंत्र ही अछूता रह गया है, जहां अंकिता जैसी न जाने कितनी लड़कियों को पहले भी धकेला गया हो और आज भी धकेला जा रहा होगा। हालांकि इस आधार पर निचली अदालत के फैसले पर सवाल उठाने ठीक नहीं कहे जा सकते। लोअर कोर्ट्स का ज्यूरिडिक्शन सीमित होता है और उन सीमाओं में अदालत ने जो फैसला दिया है वो पूरी तरह से न्याय संगत ही कहा जा सकता है। लेकिन हमारी सरकार और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि इस अहम पहलू को भी खंगाला जाए और उस तंत्र का पर्दाफाश हो सके जिसके चलते अंकिता की हत्या कर दी गई। अगर ऐसा नहीं होता तो अंकिता भंडारी का मामला भी आगे चलकर किरण नेगी जैसा न बन जाए, इसकी पूरी संभावनाएं बनी रहेंगी। इसलिए जरूरी है कि अंकिता भंडारी मामले में आए फैसले के आलोक में उन तमाम सवालों को याद रखा जाए और बार बार उठाया जाए जो अब भी अनुत्तरित हैं। इन्हें समझने के लिए अंकिता मामले में आए फैसले को थोड़ा बारीकी से समझते हैं।
कोटद्वार की एडीजे कोर्ट ने बीती 30 मई को कुल 160 पन्नों का फैसला लिखवाते हुए अंकिता की हत्या के आरोप में पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता को दोषी मानते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन तीनों को ही अदालत ने हत्या समेत आईपीसी की अन्य धाराओं के साथ साथ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धाराओं में भी दोषी पाया है। संक्षेप में अंकिता की कहानी ये है कि साल 2020 में पौड़ी के बीआर मॉडर्न पब्लिक स्कूल से 12वीं पास करने के बाद उसने देहरादून में होटल मैनेजमेंट के कोर्स में एडमिशन लिया था, लेकिन पारिवारिक कारणों से उसे ये कोर्स बीच में ही छोड़कर वापस अपने घर लौटना पड़ा। 28 अगस्त 2022 के दिन उसकी नौकरी वनंतरा रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट लगी, जहां खुद उसके पिता उसे छोड़ने गए। इस नौकरी को अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि अंकिता की लाश चीला नहर से बरामद हुई। अंकिता की मौत 18 सितंबर की रात को ही हो चुकी थी, लेकिन उसका शव 6 दिनों के बाद यानी 24 सितंबर को बरामद हुआ। इन 6 दिनों में से शुरुआती कुछ दिन तो अंकिता के परिजनों को कभी राजस्व पुलिस तो कभी उत्तराखंड पुलिस के दरवाजे खटखटाने में ही निकल गए। दूसरी तरफ उसकी हत्या के दोषी वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य का कहना था कि अंकिता डिप्रेशन में थी और इसीलिए वो खुद से कहीं भाग गई है। लेकिन पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की और शक पुलकित आर्य और उसके साथियों पर गया तो उसकी गिरफ्तारी के बाद अंकिता की लाश बरामद कर ली गई। लगभग 3 महीने में जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने 16 दिसंबर 2022 के दिन आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी या डायरेक्ट एविडेंस नहीं था, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर अभियोजन का कहना था कि वो इतने मजबूत हैं कि संदेह से परे ये साबित करते हैं कि अंकिता की हत्या पुलकित और उसके साथियों ने ही की है। इसके लिए अभियोजन पक्ष ने जो मुख्य बिंदु उठाए थे वो ये थे कि 18 सितंबर की शाम करीब 6 बजे अंकिता फोन पर रोते हुए किसी से कह रही थी कि उसे रिजॉर्ट से ले चले। रिजॉर्ट स्टाफ ने ही इस बात की पुष्टि की। इससे कुछ देर पहले ही अंकिता ने स्टाफ के कुछ लोगों से कहा था कि उसका बैग ऊपर सड़क तक छोड़ आए, यानी घटना वाले दिन वो रिजॉर्ट छोड़ने वाली थी, लेकिन पुलकित और उसके साथी उसे अपने साथ कहीं बाहर ले गए। रिजॉर्ट स्टाफ ने ही इस बात की भी पुष्टि की कि अंकिता इन लोगों के साथ बाहर गई थी। इसी रात करीब 9 बजे अंकिता आखिरी बार पशुलोक बैराज पर लगे सीसीटीवी में दिखाई पड़ी। वो एक दुपहिया वाहन पर पुलकित के पीछे बैठी थी और दूसरे दुपहिया पर सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता बैठे थे। घटना वाले दिन से करीब 1 हफ्ता पहले यानी 11 सितंबर को अंकिता ने विवेक आर्य और अपने दोस्त पुष्पदीप को बताया था कि पुलकित ने उसे किस करने की कोशिश की, और घटना वाले दिन से 1 दिन पहले ही उसने पुष्पदीप को मैसेज पर लिखा था कि सोमवार को रिजॉर्ट में कोई वीआईपी गेस्ट आने वाला है, जिसको एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए 10,000 रुपए देने की बात उसे अंकित गुप्ता ने कही है। सर्कमस्टेंसेस की इसी कड़ी में अभियोजन ने आगे कहा कि 19 सितंबर यानी घटना के ठीक अगले दिन रिजॉर्ट के सीसीटीवी खराब होने की बात पुलकित ने विवेचक को बताई और 19 को डीवीआर रिपेयर के लिए दे दिए, और अगले दिन यानी 20 सितंबर को नए सीसीटीवी इंस्टॉल करवा लिए गए। ठीक घटना वाले दिन ही पुलकित और अंकिता के मोबाइल गायब हो गए, जो फिर कभी बरामद नहीं किए जा सके। पुलकित और उसके साथियों का कहना था कि 18 को अंकिता उनके साथ ऋषिकेश तक आई थी और फिर उनके साथ ही रात को वापस रिजॉर्ट में भी लौट आई। लेकिन उस रात करीब 8:30-9 बजे जब रिजॉर्ट के शेफ मनवीर सिंह की अंकित गुप्ता से बात हुई तो उसका कहना था कि अंकिता उन लोगों के साथ में नहीं है। ये तीनों अभियुक्त जब रिजॉर्ट वापस लौटे तो अंकिता के कमरे में खाना लेकर खुद अंकित गुप्ता गया, ताकि किसी को ये बात पता न चले कि अंकिता रिजॉर्ट में है ही नहीं। अभियोजन ने कॉज ऑफ डेथ के सवाल पर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डॉक्टर्स के बयान और क्राइम सीन विजिट रिपोर्ट के आधार पर यह भी कहा कि अंकिता नहर में फिसल गई हो इसकी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो नहर के स्लोप की रगड़ से उसके शरीर पर घाव आए होते और उनसे ये बात साबित हो जाती। लेकिन उसके शरीर में ऐसे कोई घाव नहीं थे और वो सडन एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी यानी एक झटके में पानी में फेंक दी गई थी, जिस कारण उसकी मौत हुई। अभियोजन पक्ष के इन दावों के बाद अदालत ने ट्रायल के लिए कुल 4 सवाल फ्रेम किए, यानी 4 क्वेश्चंस फ्रेम किए। पहला, क्या अभियुक्त गण द्वारा 28 अगस्त 2022 से वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के पद पर कार्यरत मृतका अंकिता भंडारी पर अनैतिक कार्य या एक्स्ट्रा सर्विस यानी सेक्स के लिए दबाव बनाया जा रहा था। दूसरा, क्या अभियुक्त गण ने आपराधिक षड्यंत्र रचकर दिनांक 18/9/2022 को एक राय होकर मृतका अंकिता भंडारी की हत्या के सामान्य आशय के अग्रसरण में मृतका को ऋषिकेश घुमाने के बहाने वनंतरा रिजॉर्ट से अपने साथ ले जाकर रात्रि में
कनाऊ पुल के पास चीला नहर में धक्का देकर उसकी हत्या की? तीसरा, क्या अभियुक्त गण द्वारा मृतका की हत्या करने के बाद रिजॉर्ट में वापस आकर हत्या के अपराध को छिपाने के आशय से मृतका की गुमशुदगी का झूठा अभियोग दर्ज कराया गया? और चौथा, क्या अभियुक्त पुलकित आर्य ने अंकिता भंडारी की लज्जा भंग करने के आशय से अलग अलग समय पर उसके साथ लैंगिक संबंध बनाने को अंतर्ग्रस्त करने वाला शारीरिक संपर्क किया? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशते हुए अदालत ने अभियोजन पक्ष के कुल 47 और बचाव पक्ष के 4 गवाहों को सुना और सैकड़ों दस्तावेजों को परखा। ट्रायल के दौरान अदालत ने यह भी पाया कि अंकिता पर सिर्फ एक्स्ट्रा सर्विस का दबाव ही नहीं बनाया जा रहा था, बल्कि उसे यह भी कहा जा रहा था कि वो और भी लड़कियों को इस काम के लिए बुलाए। कोर्ट ऑर्डर के पेज नंबर 79 में अदालत ने लिखा है कि मृतका की उपरोक्त कागज संख्या 168/11 में अंकित जो चैट है उसमें रिजॉर्ट में दिनांक 13/9/2022 को आए कस्टमर और इसके बाद दिनांक 17/9/2022 को स्वयं मृतका को अभियुक्त गण द्वारा वीआईपी गेस्ट के लिए एक्स्ट्रा सर्विस के लिए लड़कियां लाने का प्रस्ताव देना साबित करता है कि अभियुक्त गण द्वारा मृतका पर अनैतिक कार्य एक्स्ट्रा सर्विसेज यानी के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जो वैश्यावृत्ति के उत्प्रेरण की श्रेणी में आता है। इन्हीं चैट्स में अंकिता ने यह तक लिखा था कि इन लोगों ने रिजॉर्ट को खाना बनाकर रख दिया है और ये लोग उससे भी वैश्यावृत्ति करवाना चाहते हैं और उसे अन्य लड़कियों को भी इस काम के लिए बुलाने को कह रहे हैं। अंकिता की हत्या के मोटिव के बारे में अदालत ने अपने आदेश में लिखा है कि मृतका और पुष्पदीप की चैट्स को देखने पर स्पष्ट है कि अभियुक्त गण मृतका पर किसी वीआईपी गेस्ट जो सोमवार को आने वाला था उसको एक्स्ट्रा सर्विस यानी के लिए दबाव बना रहे थे। अभियोजन पक्ष ने दर्जनों नजीरों का हवाला देते हुए अदालत में साबित किया कि इस केस के तमाम सर्कमस्टेंसेस यानी कि परिस्थितियां संदेह से परे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये साबित करती हैं कि अंकिता की हत्या इन्हीं तीनों ने की है और हत्या का उद्देश्य भी यही है कि अंकिता पर वीआईपी सर्विसेज देने का जो दबाव बनाया जा रहा था उसके बारे में वो किसी को बता ना दे। अदालत ने अभियोजन पक्ष के तर्कों को स्वीकार करते हुए तीनों आरोपितों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, लेकिन इस फैसले के बाद भी जो मुख्य सवाल अनुत्तरित रह गए हैं उनमें सबसे बड़ा तो यही है कि जब हत्या का उद्देश्य ही वीआईपी सर्विस देने से इनकार करना है तो वीआईपी का पता लगाने की दिशा में क्या कार्रवाई हुई। यहाँ इस बात को फिर से दोहरा देते हैं कि निचली अदालत का क्षेत्राधिकार सीमित होता है, लिहाजा वहाँ से ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वो वीआईपी का पता लगाने के लिए आदेश जारी करे, लेकिन निचली अदालत के फैसले के आधार पर हमारी राज्य सरकार या फिर संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये आदेश जारी कर सकते हैं। इस दिशा में जांच इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि अदालत के फैसले में ये बात भी सामने आई है कि सिर्फ किसी एक वीआईपी के लिए अंकिता पर दबाव नहीं बनाया जा रहा था, बल्कि उससे अन्य लड़कियों को बुलाने के लिए भी कहा जा रहा था, जो साफ इशारा करता है कि ये काम किसी रैकेट की तरह से हो रहा था। इस पहलू को शुरुआत से खंगाला जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इसे खंगालने की जगह इसे दबाने की ही कोशिश की और उस वक्त मंत्री रहे एक व्यक्ति ने ये तक कहा कि वीआईपी कोई आदमी नहीं बल्कि वीआईपी तो एक रूम था। हालिया फैसला आने के बाद भी सरकार ने अपने प्रत्यक्ष या परोक्ष आईटी सेल के जरिए उसी बात को दोहराना चाहा जब इस पोस्टर में खुद अंकिता के परिजनों को सरकारी नौकरी देने जैसी झूठी बातें कहने के साथ ये कहा गया कि झूठ फैलाने वालों को कोर्ट में नहीं मिला समर्थन, जनता को किया गया था गुमराह। अंकिता मामले में किसी वीआईपी के होने की बात को सरकार में शामिल लोग बार बार नकार रहे थे, जबकि इस फैसले में कई बार ये स्पष्ट ही लिखा गया है कि अंकिता पर वीआईपी के साथ करने का दबाव बनाया जा रहा था और यही बात फिर उसकी हत्या का उद्देश्य भी बनी। तो अब अंकिता की लड़ाई को असल न्याय तक पहुंचाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकार इसी फैसले के आधार पर वीआईपी वाले पहलू की जांच करवाए या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट स्वतः संज्ञान लेते हुए राजकीय या केंद्रीय एजेंसियों से इसकी जांच करवाए। इस फैसले ने एक बड़ा सवाल बुलडोजर वाले न्याय पर भी खड़ा किया है कि आनन फानन में वाहवाही लूटने के लिए कहीं भी बुलडोजर फेर देने का सिलसिला कितना घातक हो सकता है। पुलकित आर्य के रिजॉर्ट पर जब बुलडोजर चलाया गया तो सरकार में शामिल लोग इसका श्रेय लूटने के लिए अपनी वाहवाही करवा रहे थे, लेकिन जब लोगों को समझ आया कि बुलडोजर चल जाने के साथ ही ऐसे कई सुराग मिलने की गुंजाइशें भी समाप्त हो चुकी हैं जिनसे वीआईपी वाले एंगल को खंगाला जा सकता था, तो सभी इस घटना से पल्ला झाड़ने लगे। बुलडोजर चलाने वाले ड्राइवर ने बाकायदा ये बयान दिया कि उसने स्थानीय विधायक के कहने पर रिजॉर्ट में बुलडोजर चलाया।
जिस रिजॉर्ट के बारे में अब ये तक सामने आ रहा है कि अंकिता ने उसे एक वेश्यालय बताया था, वहां न जाने इस हत्या से इतर कितनी चीजें तलाशी जा सकती थी। लेकिन पहले वहां बुलडोजर फेर दिया गया और फिर दो बार उस रिजॉर्ट से सटी पुलकित की फैक्ट्री में आग लग गई। ये सब संयोग किसे बचाने के लिए बन रहे थे, ये सवाल आज भी खड़े हैं। अंकिता के आलोक में इन बड़े सवालों को मुखरता से उठाना ही अब आगे की लड़ाई होनी चाहिए। जब अदालत ने भी ये बात स्पष्ट मानी है कि किसी वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने का दबाव अंकिता पर था, उससे अन्य लड़कियों को लाने के लिए भी कहा जा रहा था और यही बात उसकी मौत का कारण भी बनी, तो अब हमारी सरकार को क्या करना चाहिए? अंकिता को न्याय मिल गया, इस बात का श्रेय खुद लेते हुए ऐसे पोस्टर निकलवाने चाहिए, या न्यायालय में स्थापित हो चुकी वीआईपी थ्योरी, जिसे अब तक सरकार में शामिल लोग नकार रहे थे, उस दिशा में जांच के कदम से कम उठाने चाहिए। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और इसके साथ ही बारामासा को मजबूत करने के लिए चैनल की पेड मेंबरशिप या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें सहयोग कीजिएगा। अपने सुझाव, प्रतिक्रिया या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल आईडी पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए सिमनिया पहलाद, नमस्कार।